बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासी तारीख का आज एक बड़ा ही इवेंटफुल दिन है। वो इसलिए कि जहां आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 घंटे से ज़ायद एक बड़ी लंबी समाअत की गई, बिलाखिर फैसला महफूज कर लिया गया। बताया जाता है कि कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। वो फैसला किस हवाले से है? वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन सिंबल के हवाले से। जी हाँ, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख पाएगी या नहीं, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ देर में सुना देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान बहुत अहमियत है। उन्होंने इसको एक कौमी मसला भी बना दिया है अपनी जमात के लिए। और क्यों ना हो, इलेक्शन सर पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स बल्ले के निशान के साथ ही इस इलेक्शन में उतरना चाहते हैं। साथ ही साथ आज ही की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो कि अब इस वक्त तक एज वी स्पीक, इस वक्त तक वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनके साथ समाअत के दौरान शेयर किया गया कि उनके घर पर धावा बोला गया है। चंद लोग 4 डालों के अंदर आए, 4 गाड़ियों के अंदर आए और उन्होंने उनके घर में तोड़फोड़ की है। पहले जिस तरह से बताया गया ये था कि पुलिस ने रेड किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने इंसिडेंटली इंटरेस्टिंगली रादर एक ट्वीट भी की कि हम कुछ इश्तहारी मुल्ज़िमान के पीछे ये करने गए थे। और उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद को भी कोर्ट के अंदर बुलाया गया। बैरिस्टर गौहर खान साहब जब वापस आए, उन्होंने बताया कि उनके बेटे भतीजे को ज़ुदकोब किया गया, मारा पीटा गया, घर में कुछ तोड़ फोड़ भी हुई, कुछ कागजात या इस तरह की कुछ चीज़ें ले गए। पुलिस ने इससे डिनाई किया, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, पुलिस नहीं, ये बल्कि कोई नामालूम अफराद आए थे। अब नामालूम अफराद तो फिर नामालूम अफराद होते हैं, उनके हवाले से क्या कहा जा सकता है। लेकिन हालात में तलखी और शिद्दत बहुत बढ़ रही है एज वी प्रोसीड टू दी इलेक्शंस, और इलेक्शन डे करीब आता जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। अब से नहीं, 2012 से 2018 के इंतखाबात में इन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी फाइल किए। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में जो मौजूद है, यानी इमरान खान साहब वाली, उन्होंने ये कहा जी कि आज हमारा तो एग्रीमेंट है इनसे और हम अपने कैंडिडेट्स को कह रहे हैं कि आप इनके सिंबल के ऊपर या नजरियाती के सिंबल के ऊपर, यानी बल्लेबाज के सिंबल के ऊपर हम इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट करेंगे अगर बल्ले का निशान नहीं। और अपने लोगों को भी कहा कि आप नॉमिनेशन पेपर्स इस पर जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी किया कि भाई ये गैर कानूनी है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इलेक्शन एक्ट के तहत। बाद में ये सिलसिला जारी रहा। फिर जो अख्तर इकबाल डार साहब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले आपने सुनी। उन्होंने कहा जी कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखा रही है, हमारा तो कोई MOU नहीं हुआ, हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये टिकट सारे जाली हैं, ये सब कुछ जो दिया गया है, हम तो अपने लोगों को टिकट दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आज ही एक ट्वीट कर चुकी है कि अख्तर इकबाल डार साहब को भी कुछ दोपहर को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। अब ये तमाम बातें इल्जामात हैं, सोशल मीडिया टैक्टिक है या क्या, लेकिन ये आज के दिन की कार्रवाई है। फैसला भी आना है, वो क्या होगा उस पर बात हो जाएगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहन, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, कानूनी मामलात के अंदर अपनी गिरफ्त बड़ी मजबूत रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट है, जमहूरियत जैसी भी है उसकी सेहत के ऊपर बड़ा बेहतरीन तबसरा और तज्जिया करते हैं। इलेक्शंस के हवाले से और पार्टीज़ के अंदर कितनी डेमोक्रेसी है उसके हवाले से भी बड़ी मुनफरिद राय अपनी रखते हैं, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपका भी। अब सबसे पहले मैं जहांगीर जदून साहब, अगर आपसे पूछ पाऊँ, आज जो समाअत हुई है, क्योंकि जारी बात है फैसला महफूज है, किसी वक्त भी उसके ऊपर आ सकता है, पता लग जाएगा, लेकिन जो दलाइल दिए गए दोनों जानिब से, आपके नज़दीक क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस डिफेंड कर पाई? क्योंकि अगर मैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को देखूं तो उसमें भी मुतअद्दिद निकायस ऐसे हैं जो कि पॉइंट आउट किए हैं जज साहिबान ने, और लगता ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस या उसका दिफा उतनी मजबूती से नहीं कर पाई आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के सामने। बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, बात यह है कि आज एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट सुन रही है जो पार्टी के इंटरनल मामलात थे और पार्टी का इंटरनल इलेक्शन था। ये मेरे ख्याल में, तो मुझे जहाँ तक मेरा कोई एक्सपीरियंस है, तजर्बा, ये पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में किसी पार्टी के इंटरनल इलेक्शन डिस्कस हुए हैं कि पार्टियाँ जो हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, और जो उनका मैकेनिज्म होता है उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कोई भी पोलिटिकल पार्टी उस टेस्ट पास नहीं कर सकती जो उनके आइन के मुताबिक, अगर वो आइन भी
पूरा फॉलो करें अपना। यहाँ तो पाकिस्तान का आइन नहीं लोग मानते, तो अपनी पार्टियों का आइन किस तरह मानते हैं? एक तो ये बात बड़ी क्लियर है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बन जाता है, आइन बनता है, एक्ट बनता है, उस पर अमल दरामद बहुत कम ही होता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक टेस्टिंग केस था कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने अंदर डेमोक्रेसी जो है वो लानी चाहिए, और इलेक्शन जो है जैसा कि सब, लेकिन सामने नजर आए कि इलेक्शन हो रहा है। ये बात तो हर बंदा मानता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक्सेप्शन एक आध हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टियों में इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिकली नहीं होते। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा जरा एक बैकग्राउंड बता दूं कि जब 2017 का एक्ट पास हो रहा था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये प्रपोजल दी कि हमें आप अपने इंटरनल जो इलेक्शन है उनको जरा देखने दें, उनकी सुपरवाइजरी रोल हमें इलेक्शन एक्ट के तहत दे दें। तो किसी पार्टी ने इसको इलेक्शन एक्ट के जरिए ये उनको अपने इंटरनल जो इलेक्शन थे उनको मॉनिटर करने के लिए उनको सुपरवाइजरी रोल देने से इनकार कर दिया। मीनिंग देयर बाय कि सारी पार्टियां चाहती थी कि ये हमारा इंटरनल मामला है, इसको हम देखें। लेकिन जो सेक्शन 209 और 210 का सर्टिफिकेट देता है पार्टी का चेयरमैन या उसका कोई नॉमिनी, तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो चंद चीजें मेंशन करता है कि ये ओहदेदार थे, इनका इलेक्शन हुआ है, इस तरह हुआ है, इस तारीख को हुआ, ये मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं। अब वो सर्टिफिकेट के अंदर एक शिक ये लिखी हुई है कि इलेक्शन जो है वो पार्टी के आइन के मुताबिक होना चाहिए। अब आइन जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन कमीशन को सबमिट कराती है। मैंने एक दफा इलेक्शन कमीशन को प्रपोजल दी कि आप इनके आइन को ऐसा करें कि इनके अंदर डेमोक्रेसी आ जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो उनके आइन को देख सकता है कि आया इनका आइन जो है हमारा जो पाकिस्तान मुल्क के पाकिस्तान का आइन है उससे बट इनके इलेक्शन में अगर मैं इसको कंक्लूड कर पाऊं यहाँ पर इस मुद्दे को, आपके नजदीक भी है कि उसमें प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करता है ना, इलेक्शंस का इनकाद तहरीक इंसाफ ने किया, प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करता है। देखिए दो चीजें हैं, एक चीज ये है कि आपने इलेक्शन किस तरह कराया है, और दूसरी ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इतना डीपली जाके किसी पार्टी के इलेक्शन को ये कह सकता है कि इलेक्शन आई नहीं है और उसके नतीजे में वो इलेक्शन सिंबल जो है उस पार्टी से ले सकता है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन जो है वो उसको एक इलेक्शन का जो मयार है, मेरिट है, उस पर परखना जो है या उस पर आना जो है पॉलिटिकल पार्टी का बहुत मुश्किल है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्शन एक आध हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी पार्टी जो पावर होल्ड करती हैं, जो ठीक है बट जो इशू शुरू हुआ मालिक साहब, आपने ज़्यादा दिन कार्रवाई हम सब ने देखी, बट आज जब कंक्लूड हो रहा था मामला तो आपने देखे होंगे कुछ रिमार्क्स या कुछ आर्गुमेंट यहाँ पर आ गया आमिर खान साहब का, बैरिस्टर गौर खान साहब का, आई थिंक इवन अली जफर साहब का, कि जी देख लें इस तरह तो पार्टी से सिंबल चला जाएगा, जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह है, एक इतनी बड़ी जमात का सिंबल चला जाएगा तो वोटर का क्या बनेगा, पार्टी डिसफंक्शनल हो चुकी है, हो जाएगी। सो क्या तहरीक इंसाफ का जो ये आर्गुमेंट है कि हमें मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रख के हमें रगड़ा दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी और के बेहेस्ट पर, और ये इसलिए क्योंकि लार्जर पिक्चर के अंदर हम फिट नहीं हो रहे तो इसलिए हमारा रगड़ा निकाला जा रहा है, आपको लगता है ये आर्गुमेंट स्टैंड करता है, ये डाइल्यूट हो गया है विद एवरी पासिंग डे? मुनीब, ये एक पॉलिटिकल फैक्ट है कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो ज्यादती हो रही है, जो स्क्रूटनी हो रही है वो पावर पॉलिटिक्स की वजह से वो स्क्रूटनी हो रही है, ये एक फैक्ट है, ये हकीकत है। बट हैविंग सेड दैट, अभी हम जरा इसको मुकदमे को लीगली देख लें। मुकदमा क्या है? क्या इन पार्टीज की डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने ये कानून बदला? नहीं बदला। एक्ट में अगर आपको एतराज था कि आप लगते थे कि ये ज्यादा इंग्रेस मिल गया है इलेक्शन कमीशन को, आप कानून बदल देते। अब आज क्या चीज उठाई, जस्टिस मजहर ने एक पहला जो पॉइंट उठाया वहां से बहस बड़ी बदली, जब उन्होंने कहा कि जी हाई कोर्ट का जो फैसला था इट वाज अ डिसीजन लैम, यानी कि एक जनरलाइज्ड डिसीजन था, पर्सोनम नहीं था कि पीटीआई तक महदूद होता और उस मामले को डील करते। वो एक फ्लॉड जजमेंट है, बिकॉज पेशावर हाई कोर्ट एक इस तरह लॉ नहीं उड़ा सकती जो पूरे मुल्क पे इसका इतलाक है, और ना ही उसने अपने ऑर्डर में उसको उन शिकों को अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है। उन्होंने सिंपली एक फैसला दिया कि ये बल्ला मिलना चाहिए। पॉलिटिकल फैक्ट ये है कि बिल्कुल प्रोसिक्यूशन हो रही है पीटीआई की, बिल्कुल उनके साथ रगड़ा पड़ रहा है, बाकी पार्टीज के भी जाली इलेक्शंस होते हैं। लेकिन यही जो अभी जदून साहब भी बात कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि जी सारी पार्टीज ऐसी इलेक्शन करती हैं तो ये अपने आइन के मुताबिक पूरा करना बड़ा मुश्किल है। यार फिर मत बनाए ऐसे आइन जिस पे आप अमल नहीं कर सकते, फिर बनने दें ऐसे कानून जो आप समझते हैं कि आपकी जो मुदाखलत है उसके अंदर, जब कानून मौजूद है। और एक बात बड़ी हकीकत है, जमहूरियत अपनी जगह, किस पार्टी के अंदर जमहूरियत है? क्या पीएमएलएन में जाली इलेक्शन नहीं हुए? बिल्कुल जाली इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के जाली इलेक्शन, जेयूआई के जाली इलेक्शन, एएनपी के जाली इलेक्शन। अगर मजबूरन
इतना भी नहीं ये पार्टीज बर्दाश्त करती हैं कि हम जाली इलेक्शन कराने में भी रजामंद नहीं है, तो फिर जमहूरियत वाली बात तो खत्म हो गई ना। खत्म हो गई, बिल्कुल ठीक, मतलब वो आर्गुमेंट नहीं रहता। बट आई थिंक इस वक्त मेरे साथ अख्तर इकबाल डार साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान, मैं कोशिश करूंगा हम उनको लाइन पर लें, लेकिन उनके जो एस्पेक्ट है मैं उसके ऊपर ज़रूर रोशनी भी डालना चाहूँगा। मालिक साहब, ये जो नजरियाती वाला सारा एलिमेंट है और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आ जाना, आपको लगता है इसकी अहमियत कोई है? ये फोर्स डॉक्यूमेंट लगता है आपको? यू मस्ट हैव सीन इट। या ये आपको लगता है कि नहीं, ये जो आज इल्ज़ाम भी लगाया गया कि जी उनको फौरी तौर पर जी आज उठा भी लिया गया था, गायब भी हो गए, अब उन्होंने आके डिसोन भी कर दिया कि जी कौन सा मुआहदा, कुछ भी नहीं हुआ था? देखें, ये नजरियाती वजाती ग्रुप्स को तो मैं उस तरह मानता ही नहीं हूँ। आप मुझे बताएं, 18 से लेकर 2023 में आपने कितनी बारी किसी नजरियाती के लीडर को बुलाया अपने प्रोग्राम में? मैंने कितनों को बुलाया? किस आधे पाकिस्तान को पता भी नहीं कि कोई नजरियाती बनी थी। ठीक है ना, एक जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी थी तब पता लगा था कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का क्या सीन है, सब कुछ है। अभी हमें पॉलिटिक्स और लीगल केस को जरा साइड पे कर दें, तो हमें वी हैव टू डिफ्रेंशिएट। आज जिस तरह केस आर्ग्यू हुआ है, जजेस के पास इस वक्त खुला मैदान है, वो आइदर और कर सकते हैं। वो लार्जर डेमोक्रेसी के नाम पे आर्गुमेंट, पॉलिटिकल आर्गुमेंट अगर मान लें पीटीआई का, तो बल्ला दे सकते हैं और दे देना चाहिए होपफुली। लेकिन अगर आप लीगली देखें तो मेरा ख्याल है लीगली आज केस पीटीआई के लॉयर्स नहीं बना सके फ्रैंकली, जितना उनको बनाना चाहिए था। ना ही पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आयरन क्लैड डिसीजन था, उसमें बड़े लकूनास हैं, आप खुद लॉयर हैं। जो आज हमने आर्गुमेंट्स भी सुने, उसके अंदर भी जब आप बातें सुनते हैं तो कानूनी नुकात पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरियां हैं, नज़र आती हैं पीटीआई के केस में। लेकिन ये भी एक हकीकत है मुनीब, के जो उनके साथ हो रहा है और जिस तरह उनकी स्क्रूटनी हुई है वो किसी की नहीं हुई। बट एट द सेम टाइम ये भी हकीकत है कि 1.5 साल तक किसी और पार्टी का केस इस तरह चला भी नहीं है। जब इन्होंने पहले 1 साल के लिए डिले मांगा कोरोना की वजह से, आई थिंक दे शुड हैव सॉर्टेड इट आउट। मेरा ख्याल है कि बस जिसको कहते हैं ना, एक बहुत ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड रहा है, यार सबके साथ होता है, हमें किसने पूछा। बट बिफोर आई कुड टेक सर अहमद बिलाल महबूब साहब, एक बात मालिक साहब, इसकी बेरिंग बड़ी हैवी होगी। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बदकिस्मती से 2018 के इंतखाब हुआ और उससे पहले जो कुछ हुआ, तहरीक इंसाफ उसकी बेनिफिशरी बनी, मियां नवाज शरीफ को साइडलाइन किया गया, सब कुछ हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ा भार था जी कि सारा कुछ हो के, और कुछ जज साहिबान के ऊपर तो यहाँ तक कि कलूड करके आपने और सब कुछ कर दिया और एक वज़ीर आज़म को फारग कर दिया। यहाँ एक सियासी जमात की बात हो रही है। नो मैटर कितनी अच्छी हेयरिंग आज हुई, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा ऑनरेबली खुद को कंडक्ट किया अलॉन्ग विद द अदर जजेस, बट डू यू थिंक इसकी सियासी बेरिंग या इसका इम्पैक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि देखें जी ये इंतखाबात सर पर हैं और जमहूरियत पर शब खून मार दिया गया, एक सियासी जमात से सिंबल ले लिया गया? मेरा ख्याल है इसीलिए जो आज फैसला होगा ना, ये पॉलिटिकल बुनियाद पे बेसिकली जजेस डिसाइड करेंगे। लीगल बुनियादों पे तो कोई इतना मुश्किल केस नहीं है। लीगल बुनियादों पे तो आई थिंक पीटीआई वुड बी ऑन द लूजिंग एंड। लेकिन अगर पॉलिटिकल बेसिस पे, और एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने पे बोझ लेना चाहती है, तो वो उसकी वजह से शायद पीटीआई के हक में फैसला हो जाए। लेकिन लीगल जितने आर्गूमेंट्स हम सुन रहे थे सारा दिन, लीगल में तो मेरा ख्याल है पीटीआई ने इतने ज़्यादा लैप्सेस किए हैं और नीडलेस, फ्रैंकली नीडलेस। मुझे अब लगता है कि पॉलिटिकल इसके आंसर ज़्यादा होगा, पावर पॉलिटिक्स और ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो ज़्यादा डिसाइड करेगा इस केस को, और वो हमें फैसले से पता लग जाएगा। इसके अंदर मुझे पता है, नो आपकी कमिटमेंट है, आपने जाना भी है, बट ये जो बैरिस्टर गौर खान साहब वाला एपिसोड है सारा, जो घर में उन्होंने वीडियो भी दिखाई, ही वेंट ऑफ केम बैक एंड ऑब्वियसली आईजी साहब को भी डायरेक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने कहा जी ये मेरे साथ दोपहर ने कहा जी पुलिस ने तो ट्वीट भी कर दी कि जी हमारे इश्तिहारी को पकड़े थे। बट हर जगह आप भी 100 कॉन्टैक्ट्स आपके हैं, मैं भी कुछ इस्तेमाल करता हूँ, तो पता नहीं पुलिस वहाँ पे गई भी थी या नहीं गई थी। बट जो हुआ, व्हाट डज इट शो? एक बंदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ आर्ग्यू कर रहा है और उनके घर पर ये हो गया है, ये क्या है? ये ओवरकिल है मालिक साहब आपके नजदीक? ये एक एब्सोल्यूट जिसका इम्प्यूनिटी अब हो गई, ये एक पागलपन हो गया हुआ फ्रैंकली पावर पॉलिटिक्स में। जो ख्वातीन के साथ हुआ पंजाब में पीटीआई के लोगों के साथ, केपी में तो उस तरह नहीं हुआ। ये हमारी पुलिस, पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब पुलिस और दूसरा है केपी के, ये इतनी खौफनाक पुलिस है कि इसको खुली छुट्टी ना भी मिले तो तबाही फेर देते हैं। जब आपको सरकारी तौर पर खुली छुट्टी हो ना कि जाके जो मर्जी बेइज्जत करें, जो मर्जी करें, तो फिर यही अंजाम होगा। सबसे बड़ा जो इससे खतरा है कि एवरीबडी थिंक्स देयर अबव लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि हम अबव लॉ हैं, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स समझते हैं हम अबव लॉ हैं। जो इदारे हैं सरकारी, वो तो खैर खुद ही कानून है।
तो ये तो एक खौफनाक चीज़ है। वही तो मैंने कहा, ये ऐसा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है मुनीब, हम किसी को भी मुकम्मल ब्लैक एंड वाइट में बात नहीं कर सकते। हर चीज़ के साथ अगर मगर जुड़ा हुआ है। जो कानूनी केस है वो अलहदा है, जो पीटीआई के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है जिस तरह, लेकिन कुछ इनके ज़माने में भी चीज़ें हुई, लेकिन इस लेवल पे आज चीज़ें हो रही हैं, ये तो हम कोई भी प्रिटेंड नहीं कर सकते नहीं हो रहा ना। सो इस वक्त कानून नहीं है मुल्क में, बिल्कुल लाकानूनियत है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी अपनी धमा चौकड़ी मचाई हुई है, एब्सोल्यूट इंप्यूनिटी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर हम आज के केस की बात करें, मुझे आज अनफॉर्चुनेटली लगता यह है कि 1.5-2 साल थे पीटीआई के पास अपने लीगल मसाइल हल करने के। आई थिंक पहले पावर के उस जोन में कि हम तो सरकार में है, सब कुछ है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है देख लेंगे कर लेंगे। लेकिन जब पावर पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व हों, आपके आने में भी पावर पॉलिटिक्स का हाथ हो, जाने में भी हो, तो फिर आप चीज़ें कुछ ठीक करते हैं, कागजों को ठीक करते हैं। अब दूसरी पार्टीज हैं, उन्होंने भी जाली इलेक्शन कराए हुए हैं, लेकिन चले उन्होंने जाली इलेक्शंस के मोशंस तो पूरे कर दिए। अगर आपने जाली इलेक्शन के मोशंस भी पूरे नहीं किए तो फिर इट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। जब अगर आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ है, आप समझते हैं जुडिशरी आपके खिलाफ है, तो फिर कम से कम अपने कागजात तो ठीक रखें। उसमें भी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हु डू यू ब्लेम। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। आई नो आपने जाना भी है, बट मेकिंग इट टू अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये हमारे सामने एक आर्ग्यूमेंट मौजूद है। अब हम आइडियल जमहूरियत या जमहूरी हालात के अंदर तो नहीं रह रहे होते, और हम हमेशा एक इवॉल्विंग सिचुएशन में है, बट कीपिंग इन माइंड जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समात है, कीपिंग इन माइंड जो बैरिस्टर गौर खान साहब की तकलीफ है, कीपिंग इन माइंड के एक नज़रियाती का शोशा छोड़ दिया जाता है, बाद में वो कह देते हैं नहीं जी हमारा तो कोई हुआ नहीं था। सो इफेक्टिवली आज हम कहाँ खड़े हैं 15-20 दिन 25 दिन पहले इलेक्शन से, किस जगह पर? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, अभी ये बहस चल रही थी कि कानूनी और सियासी की। सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो कानून को देखेगा, उसका काम सियासत को देखना नहीं है। मेरी राय में तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये जब आर्ग्यूमेंट पेश किया जा रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि ये आप सियासी बातें न करेंगे, ये सियासी फोरम नहीं है, यहाँ पे कानून और आइन की बात करें। तो इसलिए कानून और आइन की अगर बात की जाएगी तो उस लिहाज से मैं एग्री करता हूँ मालिक साहब से कि बहुत वीक केस था और बड़े वीक तरीके के साथ पेश किया गया। बल्कि जो पेश किया गया उसमें भी यही कहा गया कि साहब इसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेस बड़े भयानक होंगे, इसलिए आप हमारे कानूनी फरोगुज़ाश्ते माफ़ करें। यानी ये उसका आर्गूमेंट ये था कि उसको आप छोड़ें टेक्निकल बातों को और सियासी वजूहात की बुनियाद पे आप हमारे आर्गूमेंट को मान लें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला कानूनी बुनियादों पे होगा, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये लगता है कि ये कोई पीटीआई के हक में नहीं होगा मोस्ट लाइकली। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये सारा जो मामला है ये नज़रियाती का या दूसरी पार्टी के बिहाफ पे सिंबल जमा कराने का, ये बहुत बचगाना सी बात है। इसलिए कि जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको अगर आप देखें कॉलम नंबर 14, तो आपसे ये डिमांड करता है कि आप ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ना है तो आपको नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हुए इस बात का इकरार करना है कि आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो जब आप ये इकरार कर लेते हैं तो उसके बाद किसी दूसरी पार्टी का सिंबल जमा कराने का तो कोई सवाल नहीं है। अगर आप कराएंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि आप ये नहीं हो सकता कि बैक वक्त दो पार्टियों से आपका ताल्लुक हो। तो इसलिए अगर इन्होंने कोई वायदा किया भी था तो वो मेरे ख्याल में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि उस आदमी को जो उनके चेयरमैन हैं उनको ज़बरदस्ती रोका गया या उनको अगवा कर लिया गया, फिर भी ये बात चलने वाली नहीं थी। तो ये बात मेरे ख्याल में बचगाना थी, और वो उसके साथ मिल के इलेक्शन लड़ लेते वो भी मुमकिन नहीं था। इसलिए कि इलेक्शन के कवानीन ये कहते हैं कि उस दो पार्टियां जब अलायंस करके इलेक्शन लड़ती हैं तो दोनों का इलेक्शन के कवानीन के ऊपर पूरा उतरना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी पूरी उतरी हो, जो कि इस केस में पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो नहीं उतरी, और एक पूरी उतरी हो। तो इसलिए वो भी मुमकिन नहीं था। ये एक अब इलेक्शन के ऊपर बुनियादी सवाल यही था कि इलेक्शन ठीक हुए या नहीं हुए। ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन ये दाखिली मामला है जी।
देखिए, ये दाखिली मामला उस वक्त होता कि अगर इलेक्शन के कवानीन का ये तकाजा ना होता कि आप ये इलेक्शन इस तरह कराएं। उसमें तो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है 205 के सेक्शन सब सेक्शन 4 और 5 में कि अगर ना हो तो फिर आप उनसे इजहार वजूह का नोटिस देंगे, फिर वो नोटिस के जवाब में उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि अपनी सफाई दें। और जब सफाई का मौका देने के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचेगा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो फिर वो सिंबल विड्रॉ कर सकता है। ये बड़ी सराहत के साथ इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें दाखिली बात क्या है, दूसरों पे अप्लाई नहीं हुई, इसकी मैं क्विकली बात कह दूं कि पीटीआई ने अपने जो इंतखाबी कवानीन है या उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत डिटेल्ड में है और इस बात पे उनकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन वो फंसे भी इस वजह से हैं कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में बनाया हुआ है। कई दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि हमारी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी और उसी में ये प्रपोज होंगे, उसी में सेकंड होंगे, उसी में हाथ खड़े होंगे और वो इलेक्शन हो जाएगा। जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है तो आप उन पर शिकायत क्या करेंगे? जमात इस्लामी का कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि ना आप उम्मीदवार हो सकते हैं ना आप कन्वेंसिंग कर सकते हैं। तो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक उन्हें परखा जाएगा। ये कोई यूनिवर्सल कोई डेमोक्रेसी का स्टैंडर्ड नहीं है जिस पे परखेंगे, उसी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन पे परखा जाएगा और उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इलेबोरेट है। तो अनफॉर्चुनेट उसकी बुनियाद पे देखा जाए तो ये इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। फैसला रिजर्व्ड है, अभी आना है। दिलचस्प रऊफ हसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, अहम शख्सियत है, उन्होंने कहा जी कि जो अख्तर इकबाल डार साहब हैं उन्होंने तो हमारे पीटीआई के दफ्तर में बैठकर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। वो कैसे कह सकते हैं कि ये जाली है और इसकी हैसियत नहीं है? अगर देखा जाए तो बड़ा डिटेल्ड है और इसके अंदर बाकायदा इसका जो ऊपर प्रिएम्बल लिखा हुआ है उसमें लिखा है कि जी ऐसी फोर्सेस मौजूद है जो कि पाकिस्तान के अंदर हालात को बिगाड़ रही हैं, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि अगर बल्ले का निशान ना मिला तो बल्ले का निशान के अलावा बल्ले के निशान की बजाय बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। अगर देखा जाए तो ठीक ठाक लंबा 2 पेजेस पर मुहित के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अब इसको अख्तर इकबाल डार साहब डिसोन कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या है, इस पे बात ज़रूर होगी। एक मुख्तर सा वक्फा हम लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसला महफूज है, बताया जाता है 9:30 बजे सुनाया जाएगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ क्या, ज़रा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करना ज़रूरी है। हमारे साथ सोहेल रशीद मौजूद है। सोहेल साहब बताइएगा, आज जब ये समाअत कंक्लूड हुई, जारी बात है तमाम वकला मौजूद थे, क्या कन्विंस्ड नज़र आ रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वकला के फैसला कि हमने अच्छे दलाइल दिए हैं और मामलात दुरुस्त होंगे? क्योंकि आखिर में तो जो चीज़ें सामने आ रही थी उसमें तो बड़े जज्बाती मनाजिर भी थे कि आर्गूमेंट ये दिया जा रहा था कि ये जमहूरियत के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा, वोटर के लिए बड़ा बुरा होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मानना मिल सका तो। जी सोहेल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुनीर साहब, आज जो सारे दिन की अगर कार्रवाई को हम सम अप करें तो किसी एक भी लम्हे पर कोर्ट की जानिब से कम ऑब्जर्वेशन या कोई ऐसे रिमार्क्स तो नहीं थे कि जहां पर पीटीआई के मौकफ को तस्लीम करने की या उसको उसकी हिमायत में या उसको हौसला अफजा उस तरह से कहा जा सके। ना कोई ऐसी दस्तावेज थी जिस पर कोर्ट की जानिब से ये कहा गया हो कि हाँ ये बड़ी एक वैलिड चीज है। ओवरऑल जो है वो कोर्ट की जानिब से क्वेश्चन पीटीआई के स्टांस को, पीटीआई के कंडक्ट को भी किया जाता रहा और ये कहा गया कि हम अगर इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट देखेंगे तो उससे पहले हमें पार्टी का कंडक्ट भी देखना होगा, क्योंकि आपको बज़ाहिर लगता है कि आप इलेक्शन से घबरा रहे थे और आपको 2021 से जब हुकूमत में थे तब से आपको कहा जा रहा था कि आप इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हैं वो करवाएं, लेकिन उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। ऐसी ऑब्जर्वेशन का सारा दिन और ऐसे क्वेश्चन का सामना रहा है पीटीआई को और बारहा पूछा गया कि आप एक डॉक्यूमेंट कोई दिखा दें। सिर्फ एक पॉइंट जो रहता है जो हामिद खान की जानिब से रेज किया गया और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उस पर बात की, बुनियादी हकूक की हद तक कि फंडामेंटल राइट है और डेमोक्रेसी को इससे हार्ट हो सकती है डेमोक्रेसी अगर आप उसको इस वक्त इलेक्टोरल सिंबल जो है उससे महरूम करेंगे तो इस पॉइंट की हद तक। लेकिन इस पर कोर्ट की जानिब से कोई वाज़ेह ऑब्जर्वेशन
सामने नहीं आई कि जिस पे कोर्ट का जो मूड है उसको आज प्रिडिक्ट किया जा सके। चीफ जस्टिस ने भी एंड पे यही कहा कि हम अभी आर्गूमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम जाकर देखेंगे किस नतीजे पर पहुंचते हैं। अब 9:30 का वक्त दिया गया है और जरा यही कह रहे हैं कि एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का शॉर्ट ऑर्डर होगा जो कि सामने आएगा। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके सामने होगा कोर्ट के, और जिस पर ऑर्डर दिया जाएगा वो यही है कि क्या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या नहीं इंट्रा पार्टी इंतखाबात को स्क्रूटनाइज करना। ठीक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की अपील में यही पॉइंट रेज किया गया और जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला विदाउट लॉफुल अथॉरिटी था। तो उस अथॉरिटी का एक बड़ा क्वेश्चन है जिस पर चीफ जस्टिस ने यह कहा कि अगर हम इस फैसले को मान लें तो इससे तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो सिलसिला है वही खत्म हो जाएगा। ये बड़ी वाज़ेह ऑब्जर्वेशन जो है वो कोर्ट की जानिब से। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, आपने बड़ा क्लियरली बताया कि आज अदालत के अंदर क्या हुआ। अब जहांगीर जदून साहब, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, अभी हम ये नजरियाती वाला सारा मामला देख रहे थे पहले, और कहा गया कि जी वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने अख्तर इकबाल डार साहब ने कहा कि नहीं जी ये तो जालसाजी हुई है। उधर से रऊफ हसन साहब कह रहे हैं नहीं हमारे दफ्तर में हुआ ये मुआहदा, तो अब जारी बात है उनको अगवा कर लिया गया तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करवाई जा रही है। तो आपको ये लगता है कि ये उसी के ताने बाने हम क्या डॉट नुक्तों को जोड़ सकते हैं कि वाकई अख्तर हुसैन साहब को भी फिर जिस तरह से एक बहुत माजी करीब में रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती है, तो क्या इसमें वजन है इस बात पे? नहीं, देखें जो इलेक्शन सिंबल का चैप्टर है, इलेक्शन एक्ट सिंबल जो है चैप्टर 12 है, उसकी सेक्शन 214 से 218 तक तमाम जो है वो सिंबल को डील करता है। तो ये अगर इनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना करें, लीगली मेरे ख्याल में देखें ना जो पॉलिटिकल पार्टी की कॉम्बिनेशन है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो एक तो कॉम्बिनेशन पहले हो और फिर वो तमाम पार्टी जो कंबाइन कॉम्बिनेशन में है उनके लिए भी रिक्वायरमेंट 209 और 210 की लाजमी है। अगर उनमें से एक पार्टी जो है वो 29 की और 210 की उस पर पूरा नहीं उतरती या इलेक्शन कमीशन समझता है इसकी इलेक्शन नहीं है तो फिर वो कॉम्बिनेशन से भी वो सिंबल नहीं ले सकती। अभी इनका तो देखें ना आज एंड है, एक पार्टी वहाँ पे है और फिर एक पार्टी का दूसरी पार्टी को सिंबल नहीं मिलता। जिस तरह नॉमिनेशन फॉर्म में हर एक बंदे को देना होता है कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ, उस पर फिर सर्टिफिकेट देता है रिटर्निंग अफसर कि इसने आज हमें ये सिंबल जमा कराया, आज लास्ट डेट था कि इस पे इलेक्शन लड़ेगा। बट कानूनी पोजीशन क्या है? बट सर कानूनी पोजीशन ये जरा थोड़े व्यूअर के लिए भी एजुकेट कीजिएगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह हमें सोहेल रशीद ने बताया, हमने खुद भी ऑब्जर्व किया, आप माशाल्लाह आप सीनियर वकील हैं, आपको भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ना उन नकाइस का दिफा कर पाई जो कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में है, उसको भी अदालत में जज साहिबान ने रेज किया, ना उन आर्ग्यूमेंट्स को जो बार बार वो कह रहे थे विदाउट लॉफुल अथॉरिटी विदाउट जुरिस्डिक्शन है इलेक्शन कमीशन का फैसला, वेयर एज कोर्ट के जो जज साहिबान है दे डिड नॉट सीम कन्विंस्ड। अली जफर साहब ने एक बात ही बार बार कही, अगर निशान चला जाता है तो मेरी पार्टी डिसफंक्शन हो जाती है, मैं डिसफंक्शनल हो जाता हूं। ऐसी सूरत हाल में क्या तहरीक इंसाफ को फिर दोबारा इलेक्शन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ये फिर इंतखाबात से पहले तो मुमकिन नहीं है, यानी उनके कैंडिडेट फिर इन प्रैक्टिकल टर्म्स इंडिपेंडेंट ही होंगे? ये देखिए जो सेक्शन 209 ऑफ इलेक्शन एक्ट है उसमें ये बात एक फिक्रे में लिखी हुई है कि पार्टी के इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसको अगर अब जी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो अब पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन को कौन परखेगा? अगर कोई बंदा कहता है लेट से इलेक्शन होते हैं, वो एक बंदा डिस्प्यूट लेके चला जाता है इलेक्शन कमीशन। अब देखें ना पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्टी ने खुद बनाया है, अगर इस पे ये डिस्प्यूट आ जाता है कि पार्टी के इलेक्शन जो है वो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, अब ये देखना है कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड व्हाट जो है फाइन और पेनल्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन क्या इम्पोज कर सकता है। तो आज की जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, इसके जो असरात होंगे वो बड़े दूर रस होंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को फिर इसका नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर वो अपने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं कराएंगे। कि कल को मैंने पहले जिस तरह बताया है कि इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के आइन को ये भी कह सकता है कि आप इस आइन के अंदर ये अमेंडमेंट करें, ये आइन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, इसमें डेमोक्रेसी जो है जो आपको आइन अपना कहता है उसके मुताबिक ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसके अंदर ये इलेक्शन कमीशन की पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए कहते हैं कि हर पार्टी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कॉपी सबमिट करेगी इलेक्शन कमीशन के, वो देखता है कि इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन इसका ठीक है या नहीं है। तो अगर आज ये फैसला आ जाता है कि इसके ये देखें फ्लाज तो बहुत होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी मैंने कहा है कि ये इन्होंने अपना डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, मैंने ऑल उनका सारा पूरा नहीं पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इलेक्शन के हवाले से
इन्होंने अपना बहुत डिटेल इन्होंने ये शो किया था कि ये मेरिट पे पार्टी आई है। लेकिन इनके इलेक्शन के मसाइल तो इनके, मैं अहमद बिलाल महबूब साहब हमेशा रहे हैं तहरीक इंसाफ के। अगर फ्रैंकली देखा जाए, जब जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद साहब भी थे, जब वो मामलात पहले भी रहे, पैसे लेने देने का मामला हुआ, फेवरेटिज्म का मामला हुआ, और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया, बहुत से लोगों पर इल्ज़ामात भी लगे। बट आज अगर हम, क्योंकि बात तो इलेक्शंस और जमहूरियत की हो रही है, और कोई भी नहीं चाहेगा बशमूल हमारे के किसी पार्टी का वोटर डिसइनफ्रेंचाइज हो या वो अपनी पार्टी के का निशान ही उसे ना मिल पाए, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ अगर बल्ले का निशान नहीं मिल रहा तो वो अपनी गलती की वजह से यहां तक पहुंची है, या वो जब ये आर्गुमेंट देंगे बार बार कि नहीं जी हमारे साथ तो ये रियासत ने करवाया है, रियासती इदारों ने करवाया है, जबर के तहत ये हुआ है, डू यू थिंक ये आर्गुमेंट सेल करेगा या नहीं, उनकी अपनी गलती हाईलाइट होगी अगर उनको निशान ना मिला तो? ये 2012-13 के जो इंतखाबात थे, हमने उनको बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया था पीटीआई की अपनी इनविटेशन पे, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने इतने डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं करवाए जितने पीटीआई ने 2012-13 में करवाए थे। बावजूद इसके कि उसके ऊपर बाद में इल्ज़ामात लगे, क्योंकि वो अगली टीयर का, टॉप टीयर का जो इलेक्शन था उसमें इल्ज़ाम लगे कि कुछ पैसे चले थे, लेकिन जो बुनियादी सतह पे इंतखाबात थे, कभी किसी पार्टी के इंतखाबात में उसका पोलिंग स्टेशन बनाओ, वहाँ कतारें लगी हों, ऐसा कभी नहीं देखा गया। लेकिन पीटीआई ने किया था और हमने इसकी बहुत तारीफ की थी, और मेरा ख्याल था कि अगर ये कामयाब हो जाता तो बाकी सियासी पार्टियां भी इसको फॉलो करने पे मजबूर हो जाती। लेकिन फिर आपको मालूम है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे हामिद खान साहब, और वो भी, और ये उसके जो बाद में अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के वजीउद्दीन साहब थे, वो भी फिर पार्टी से बहुत डिसइल्यूजन हुए। फिर दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उनको चलता किया गया, नूरानी साहब। नूरानी साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। उन्होंने भी एक ऐप तैयार की थी कि आप सेल फोन के ज़रिए से किस तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेटाबेस बनाया था, लेकिन उनको भी चलता किया गया इलेक्शन करने से पहले ही, और वो भी कुछ ऐसी वजूहात थी जिसका यहाँ जिक्र करना बहुत मुनासिब नहीं होगा। तो मसाइल तो पहले रहे हैं, लेकिन अब आपका जो सवाल है, मेरे ख्याल में पीटीआई अपने इंतखाबात इस तरह से करवा सकती थी कि उनके ऊपर ये इल्ज़ामात स्टिक ना करते। देखिए, उनको आखिरी मौका जो दिया गया था 22 नवंबर के इलेक्शन कमीशन के फैसले में 20 दिन का वक्त दिया गया था। उन्होंने इंतहाई जल्दी में 9 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दिए, और वैसे इलेक्शन करवाए जिस पे ना ये पता था कि इलेक्शन का प्रोग्राम क्या है, ना ये पता था कि इसके मेंबर्स की लिस्ट क्या है, ना ये पता था कि किस मकाम पे होंगे, ना ये पता था कि क्या डेट होगी जिसमें आप नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और इलेक्शन हो गए, और बिला मुकाबला ना सिर्फ सेंटर में बल्कि चारों प्रोविंसेस में वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ये इतने मशकूक इलेक्शन थे कि इसको बड़ा मुश्किल था इनके बारे में कोई, अगर थोड़ी सी एहतियात कर लेते और 4, 5, 6 दिन और भी ले लेते तो ये बड़ी आसानी से कानून के मुताबिक पूरे उतर सकते थे। मेरे ख्याल में इन्होंने इंतहाई, जिस तरह लफ्ज़ किसी ने इस्तेमाल किया था, कैजुअल तरीके के साथ इसको हैंडल किया कि ये होता रहता है, दूसरों का साथ भी हुआ, हमारे साथ भी होगा। दूसरों ने इतना इलेबोरेट रिक्वायरमेंट्स भी नहीं लिखी, तो ये खुद फंसे। मेरे ख्याल में अगर इनके खिलाफ फैसला आता है तो इसका बड़ा इल्ज़ाम खुद इनके ऊपर होगा, खुद अपने गलत किए हुए फैसलों पे। क्योंकि एक बात जो पॉइंट आउट किया अहमद बिलाल महबूब साहब ने कि बड़ा ही डिटेल्ड आइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना, और अगर उसके मुताबिक, क्योंकि लिखा हुआ है कि पार्टी आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इंतखाब होना है, अगर गलती की है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद की है, उन तमाम तर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अमल दरामद ना करते हुए। एक ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है या खिलाफ? असल में फिर तहरीक इंसाफ के साथ क्या होगा? आने वाले इलेक्शन जो कि 8 फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल्ड है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? जहांगीर जदून साहब, जरा इस पर क्विकली रिफ्लेक्ट कीजिएगा।
क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी जहां पर आज मैंने देखा वो बशारत राजा साहब ने भी एक वीडियो अपलोड की थी अपने ट्विटर हैंडल पे कि देखे तो टिकट ही कोई लेके भाग गया बंदा, वो मैं पता नहीं कहाँ का 55 का शायद था, और वो टिकट लेके बंदा भाग रहा है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको अपलोड किया। दूसरी तरफ ये नजरियाती वाला चैप्टर भी गोल हो गया। तो अगर तहरीक इंसाफ के फिर ऑप्शन क्या बचेगी फ्रैंकली, और क्रेडिबिलिटी क्या होगी इंतखाब की 2024 के? नहीं देखिए, क्रेडिबिलिटी तो ये है कि अगर ये तो एक कानूनी मामला, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि इलेक्शन आपने ठीक नहीं कराए तो नेचुरली फिर उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसके बाद। तो फिर वो जितने पीटीआई के कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे। अब इनका देखें ना, हल्के में इनको जिस तरह पहले कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, वो वाला तो मसला खत्म हो गया। लेवल प्लेइंग फील्ड ने देखें, अब हर हल्के में इन्होंने 4-4, 5-5 कैंडिडेट किए थे, तो वो सारे उन्होंने टिकट भी अलॉट कर दिए और इनका कोई कैंडिडेट बचा नहीं है। अगर एक जगह थी तो 5 किए हैं तो वो 4 विदड्रॉ हो गए उस तरह। और फिर इनको रिलीफ ही देखें, पेशावर हाई कोर्ट से मुसलसल रिलीफ मिलता रहा है सिवाय एक रिव्यू के। बाकी जगहों पे भी इनका वो जो किस्सा कतादा थी कि बाकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी की, अभी तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है बहुत बड़े जलसे जुलूस कर रही है और ये नहीं कर रहे। सारी पॉलिटिकल पार्टी इन्हीं मामलात में लगी हुई हैं, टिकटें दे दो, सिंबल किस तरह होगा, सर्टिफिकेट क्या होगा। आज सारी पार्टियां जो है इसी तरह, आप देखें कोई पार्टी भी कोई बड़ा जलसा किसी जगह पे एज ए इलेक्शन कैंपेन का नहीं कर रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो इनको किसी हद तक मिल गया है जो ये चाहते थे। नहीं ठीक हो गया, बट ठीक है, टुवर्ड्स द एंड अहमद बिलाल महबूब साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है या ये जैसे बैरिस्टर गौहर खान साहब वाला मामला हुआ, अगर बल्ला भी नहीं रहता अगर, तो फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, वेयर डज द क्रेडिबिलिटी लाई ऑफ द इलेक्शंस? ये दुरुस्त है, इसकी बुनियाद पे एक तासुर तो बहुत नेगेटिव क्रिएट होगा और इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, खासतौर पे जो लोग कानून की बारीकियों में नहीं जाएंगे और इंटरनेशनल लेवल पे शायद बहुत कम लोग जाएं, उनके अंदर तासुर यही होगा कि ये उन ज्यादतियों की फहरिस्त में शामिल है जो पीटीआई अपने नैरेटिव के अंदर बयान करती रही है। राइट। जाहिर है उसके तासुर के हद तक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बहुत बुरी तरह मजरू होगा, बिल्कुल ठीक, उसका इम्पैक्ट भी बहुत शदीद होगा। जहां तक उसके उम्मीदवार हैं, मेरे ख्याल में पीटीआई काफी हद तक अपने उम्मीदवारों के बारे में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को बताने में कामयाब हो जाएगी। राइट, कि हमारा उम्मीदवार कौन है, बिल्कुल ठीक। तो खत्म हो गया। आई विश कि हम इसको आगे बढ़ा पाते इस मामले को। बहरहाल इलेक्शन सिंबल के हवाले से फैसला रिजर्व्ड है, 9:30 बजे सुनाया जाएगा। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।